तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में और मीन वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला हमने डिस्कस किया ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट में। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के हेल्प से शो करते हैं। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन किस तरीके से होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। पहला अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। फिर उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करता है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। फिर उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट डिक्रीज़ करने लगता है, और यहाँ पर जो करंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होता है वो दोनों चेंज करता है, और ये जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है। यही रीज़न की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू उसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट का चेंज अगर डिस्क्रीट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। तो मान लेते हैं पहला जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, फिर उसके बाद 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर। तो जो फैशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्क्रीट फैशन। तो डिस्क्रीट फैशन में जो अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड आउट करना बहुत हद तक के ईजी हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो इतना फास्ट चेंज कर रहा है कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी क्वांटिटीज़ को ऐड करना और सभी को इक्वली डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल मान लेते हमें केमिस्ट्री में मिला 5 मार्क्स, हमें फिज़िक्स में मिला 7 मार्क्स, हमें मैथ्स में मिला 3 मार्क्स, और हमें हिंदी में मिला, जस्ट एज एन एग्जांपल, या फिर इंग्लिश में मिला हमें 2 मार्क्स। टोटल हमने कितने सब्जेक्ट कंसिडर करे? 4 सब्जेक्ट। तो डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर करेंगे 4। तो न्यूमरेटर को ऐड करें और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 17/4, तो हमें मिल जाएगा 4.25। तो यहाँ पर हमें जो एवरेज जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4.25। एवरेज का मतलब क्या है? सभी को जोड़ो और सभी को इक्वली डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो हमें कितना मिलेगा? 1 + 2 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 4, हमें मिल जाएगा 8/4, जो कि बराबर में होगा 2 के। तो यहाँ पर ये जो एरिया हमने जो कंसिडर किया है इसका जो एवरेज हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2। यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर कौन सा एरिया है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ब्लॉक मिल रहा है, जस्ट एज एन एग्जांपल यहाँ पर हमें एक ब्लॉक मिला, यहाँ पर एक ब्लॉक मिला, यहाँ पर एक ब्लॉक मिला। तो इस सभी ब्लॉक के एरिया को अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया। तो इसका जो सरफेस एरिया उसको हमने कंसिडर किया एरिया 1, और ये जो सरफेस एरिया का जो एवरेज होगा वो होगा 2 के बराबर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इतना जो रीजन है, इसको अगर हम लोग कट करके यहाँ पर अगर शिफ्ट करें तो उस केस में हमें जो फिगर जो दिखाई देंगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो ये वाले केस में एरिया में कुछ चेंज हुआ है क्या? ऑब्वियसली एरिया में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो एरिया है वो अभी भी एज इट इज़ है। ये वाले केस में जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है और ये वाले केस में जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। एरिया में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये वाले केस में अगर एरिया 1 कंसिडर करें, ये वाले केस में एरिया 2 कंसिडर करें, तो एरिया 1 और जो एरिया 2 होगा वो दोनों बराबर में होगा। बोथ एरियाज आर सेम, एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2, बोथ दी एरियाज आर सेम। तो यहाँ पर ये वाले एरिया का अगर एवरेज अगर 2 होता है तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसका भी जो एवरेज होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर ये जो सेम कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट के मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को समझेंगे। तो जो मीन और जो एवरेज दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये जो अल्टरनेटिंग करंट की है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ पर ये है अल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कर्व हमें जो दिखाई दे रही है, अल्टरनेटिंग करंट की जो कर्व दिखाई दे रही है, ये टाइम एक्सिस के साथ एक एरिया कवर कर रही है जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। जैसे कि मैंने बोला, ये जो कर्व हमने जो कंसिडर किया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो कर्व हमने जो कंसिडर किया है, ये जो कर्व है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो कर्व है, ये टाइम एक्सिस के साथ एक एरिया कवर कर रही है जो कि ये वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर ये जो एरिया है वो हमें इंडिकेट करेगा चार्ज सेंड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एरिया कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस वोल्टेज, एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रही है हमें टाइम। यहाँ पर हमने एक
कंसिडर किया एरिया, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल कंसिडर किया है और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कुछ इतना है जो कि हमें ये लाइन इंडिकेट कर रही है, स्लैंट लाइन हमें इंडिकेट कर रही है। तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कुछ इतना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला एरिया और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो दोनों बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है और यहाँ पर ये जो AC के पॉजिटिव हाफ का जो एरिया है वो दोनों बराबर में। यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वह एग्जैक्टली बराबर में ये वाले एरिया के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमें पता है हम लोग एरिया के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कितना करंट होगा। अगर एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम लोग बता सकते हैं करंट ज़्यादा होगा। एरिया का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब जो करंट होगा वो कम होगा। इसका मतलब एरिया के रेस्पेक्ट में हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके साथ एसोसिएटेड जो करंट है उसको हमने कंसिडर किया I- करंट। तो यहाँ पर ये वाला एरिया और यहाँ पर ये वाला एरिया, दोनों एरिया बराबर में, राइट। तो अगर ये दोनों एरिया अगर बराबर में और ये वाले एरिया के साथ एसोसिएटेड करंट I- होता है और यहाँ पर ये वाले एरिया के साथ एसोसिएटेड करंट अगर I होता है, तो जो I करंट और ये जो I- करंट होगा वो दोनों बराबर में होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो एरिया है और यहाँ पर ये जो कर्व, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो कर्व है, ये टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रही है जो कि हमें वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर में। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल का एरिया इसके साथ एसोसिएटेड जो करंट है वो है I- करंट। तो यहाँ पर ये जो I- करंट होगा वो एवरेज वैल्यू होगा या फिर बोल सकते हैं मीन वैल्यू होगा ये ऑल्टरनेटिंग करंट का। अगर हम लोग देखें जो मीन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू उसका जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में DC जितना चार्ज सेंड करेगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा चार्ज सेंड बाय AC, और जो DC जो चार्ज सेंड कर रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला एरिया जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो एरिया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज सेंड बाय AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो हमें इंडिकेट करेगा चार्ज सेंड बाय DC इन पॉजिटिव इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है शेडेड एरिया, ये हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज सेंट बाय DC। दोनों केसेस में हम लोग टाइम पीरियड सेम कंसिडर कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज सेंट बाय DC। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों जो एरियाज़ है वो बराबर में। अगर दोनों एरिया अगर बराबर में होता है तो यहाँ पर ये DC जितना चार्ज सेंड कर रहा है वो एक्जैक्टली बराबर में होगा चार्ज सेंट बाय AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो DC जो चार्ज सेंड कर रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं AC का मेन वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ करंट इन विच charge sent by a half cycle in AC is equal to same amount of charge sent by a DC in same interval of time। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में DC जितना चार्ज सेंड करेगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा चार्ज सेंट बाय AC, और जो DC जो चार्ज सेंड कर रहा है उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं AC का मेन वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब तक के कॉन्सेप्ट बहुत हद तक के क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर में। यहाँ पर हमने ये वाले कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में सीखा था, ये वाला एरिया ये वाला एरिया बराबर में। तो यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है वो बराबर में। तो यहाँ पर ये वाला एरिया अगर हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज सेंट बाय DC, और यहाँ पर ये वाला एरिया अगर हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज सेंट बाय AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये दोनों एरिया अगर बराबर में होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं DC जो चार्ज सेंड कर रहा है वो बराबर में चार्ज सेंट बाय AC, और जो DC जो चार्ज सेंड कर रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो रीजन है वो किस तरीके से हमें इंडिकेट करता है चार्ज सेंट बाय DC। यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो हमने कंसिडर किया, यह है करंट की एक्सिस, और यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम की एक्सिस। करंट की एक्सिस और टाइम की एक्सिस के बीच में हमें जो एरिया मिलता है वो एरिया बराबर में होता है चार्ज सेंट बाय DC। जैसे कि हमें पता है, और यहाँ पर ये जो केस होता है वो एप्लीकेबल होता है अगर कांस्टेंट करंट हो तो Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और हमें पता है जो करंट होता है वो बराबर में होता है चार्ज अपॉन टाइम। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एरिया वो बराबर में चार्ज सेंट बाय DC। हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में, जो डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर में होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया इन पोजीशन टाइम कर्व। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया y एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रही है वेलोसिटी, x एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम।
यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम, 2 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम, 3 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम, 4, 5, 6 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने देखा 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। 4 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। 6 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। तो अगर हम लोग देखें हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रही है तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ एरिया कवर करेंगी और ये जो एरिया होगा वो हमें इंडिकेट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब जो वेलोसिटी और जो टाइम है दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। और नॉन लीनियरिटी के लिए हमें जो कर्व मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ इतना एरिया कवर कर रही है, तो ये जो एरिया होगा बराबर में होगा डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरे एंटायर प्रोसेस में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है करंट, और जो टाइम एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है टाइम। आई मीन ये जो वाई एक्सिस है वो इंडिकेट करती है करंट या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है टाइम। तो यहाँ पर ये करंट एक्सिस और ये टाइम एक्सिस के बीच में हमें जो एरिया जो मिलता है वो जो एरिया होता है वो बराबर में होता है चार्ज सेंट बाय DC। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग जो AC की जो एवरेज वैल्यू है और जो जिसको हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं उसके लिए अभी हम लोग बनाएंगे रिलेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्म होता है बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग AC कंसिडर करेंगे तो ये जो टर्म होगा वो हमें बोलेगा मीन वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। जब हम लोग DC कंसिडर करेंगे तो ये जो टर्म होगा वो हमें इंडिकेट करेगा कांस्टेंट DC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चार्ज सेंट बाय AC इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वो बराबर में होता है Q इज इक्वल टू IM/T डिवाइडेड बाय पाई। सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें चार्ज सेंट बाय DC इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो बराबर में होगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो अभी इंडिकेट करेगा कांस्टेंट DC, क्योंकि हम लोग DC साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, DC कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये T/2। यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें मिल जाएगा IM/T डिवाइडेड बाय पाई, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये टर्म और यहाँ पर ये T/2। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग शिफ्ट करके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा ये टर्म, और यहाँ पर ये IM और यहाँ पर ये T/2 डिवाइडेड बाय पाई/T। तो इसको हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा, यहाँ पर ये जो टू है उसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, और यहाँ पर हमें जो T है हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो हमें मिल जाएगा IM/T/2 डिवाइडेड बाय पाई/T। यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एवरेज वैल्यू या फिर बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, तो जो मीन वैल्यू होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का वो बराबर में होगा 2IM डिवाइडेड बाय पाई। ये मैथमेटिकली ऑब्टेन किया गया है कि जो मीन वैल्यू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.636 होता है। 636 उसकी वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। यहाँ पर ये 0.636 है क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, या फिर सिंपली बोल सकते हैं 0.636 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो एवरेज वैल्यू होता है, जो एवरेज करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एवरेज वैल्यू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो ऑल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम वैल्यू का 0.636 वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू जो होता है हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू के लिए अगर हमें कोई पूछ ले या फिर अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट उसके बारे में डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। जो एवरेज वैल्यू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में DC जो चार्ज सेंड करता है वो बराबर में होता है चार्ज सेंट बाय AC, और DC जो चार्ज सेंड करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू या फिर बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो एवरेज वैल्यू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.636 वैल्यू होता है।